हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मतलब कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 150 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यकीन करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप सभी को पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। ऑप्शंस हैं ए मृदा, बी जल, सी वायु या फिर डी वनस्पति। तो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक वनस्पति है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। ऑप्शंस हैं ए जंतु, बी वनस्पति, सी प्रवाहित जल या फिर डी पारिस्थितिकी। राइट आंसर हो जाएगा प्रवाहित जल। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक प्रवाहित जल है। याद रखिएगा, भौतिक घटक प्रवाहित जल है और जैविक घटक वनस्पति है। याद रखिएगा, भौतिक घटक प्रवाहित जल है और जैविक घटक वनस्पति है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं ए जीव विज्ञान, बी जैव भूगोल, सी भौतिकी या फिर डी पारिस्थितिकी। तो राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ए ओडम ने, बी टॉन्सले ने, सी टेलर ने या फिर डी डार्विन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा टॉन्सले ने। याद रखिएगा, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टॉन्सले ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता या फिर डी अपघटनकर्ता। राइट आंसर हो जाएगा अपघटनकर्ता। याद रखिएगा, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटनकर्ता के समूह में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। ऑप्शंस हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, बी क्लाइमेट रिलीफ फंड, सी ग्रीन बैंक या फिर डी वर्ल्ड ग्रीन बैंक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीन क्लाइमेट फंड। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वनों को नष्ट करने डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है। ए मृदा अपरदन पर, बी खरपतवार नियंत्रण पर, सी सूर्य के प्रकाश पर या फिर डी चारागाहों की वृद्धि पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मृदा अपरदन पर। वनों को नष्ट करने डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव मृदा अपरदन पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभिद्धि क्यों होते हैं। ऑप्शंस हैं ए पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, बी ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, या फिर ऑप्शन सी पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसीलिए पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी वहाँ पर मरुभिद्धि होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। ए खेत, बी बांध, सी झील या फिर डी पार्क। राइट आंसर हो जाएगा झील। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। ए प्रवाल भित्ति, बी वेटलैंड, सी खेत या फिर डी नदी। राइट आंसर हो जाएगा खेत। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा खेत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। ए नदी, बी प्रवाल भित्ति या फिर सी बांध या फिर ऑप्शन डी तालाब। राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्ति। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण प्रवाल भित्ति है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। ऑप्शंस हैं समुद्र तट, बी खाड़ी, सी एस्चुरी या फिर डी तालाब। राइट आंसर हो जाएगा तालाब। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा तालाब। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। ए उत्पादक, बी कार्बनिक पदार्थ, सी अकार्बनिक पदार्थ या फिर डी उपभोक्ता। राइट आंसर हो जाएगा सी अकार्बनिक पदार्थ। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? ए पशुओं को अत्यधिक चारा कर, बी वनस्पति के कटाव द्वारा, सी वन रोपण द्वारा या फिर डी पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? ए जलवायु संबंधी कारक, बी धरातलीय कारक या फिर सी जैविक कारक या फिर डी मृदा कारक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवायु संबंधी कारक। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को जलवायु संबंधी कारक निश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंध का आधार क्या है? ए उत्पादक, बी पोषण संबंध, सी ऊर्जा प्रवाह या फिर डी अपघटक। राइट आंसर हो जाएगा पोषण संबंध। पारिस्थितिक तंत्र के पादप व प्राणियों के पारस्परिक संबंध का आधार पोषण संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? ए सूक्ष्म जीवाणु, बी अपघटक, सी द्वितीय उपभोक्ता या फिर डी हरे पादप। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हरे पादप। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पादप बदलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? ए सूक्ष्म जीवाणु, बी परभक्षी या फिर सी पादप या फिर ऑप्शन डी मृतोपजीवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पादप। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक पादप होते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? ए संप्रेषक, बी उत्पादक, सी उपभोक्ता या फिर डी परावर्तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्पादक। हरे पौधों को पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? ए डीडीटी, बी बीएचसी, सी फ्लिट या फिर डी बैगोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डीडीटी। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है डीडीटी। मरुस्थली भवन डिजर्टिफिकेशन किससे होता है? ए वनों को उखाड़ने डिफॉरेस्टेशन के कारण, बी जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, सी वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण या फिर डी बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मरुस्थली भवन डिजर्टिफिकेशन बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता या फिर सी द्वितीयक उपभोक्ता या फिर डी तृतीयक उपभोक्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो ऑप्शंस हैं ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता या फिर सी तृतीयक उपभोक्ता या फिर ऑप्शन डी उत्पादक में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। कुत्ता द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता या फिर डी तृतीयक उपभोक्ता। राइट आंसर होगा द्वितीयक उपभोक्ता ऑप्शन सी। सर्वाहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कौन है? ए हाथी, बी गैंडा, सी शुतुरमुर्ग या फिर डी बाज। राइट आंसर होगा बाज। याद रखिएगा तृतीयक उपभोक्ता बाज होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? ए सर्वाहारी, बी उत्पादक, सी द्वितीयक उपभोक्ता या फिर डी तृतीयक उपभोक्ता। राइट आंसर होगा तृतीयक उपभोक्ता। शेर तृतीयक उपभोक्ता वर्ग में सम्मिलित है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी परजीवी, सी द्वितीयक उपभोक्ता या फिर डी तृतीयक उपभोक्ता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तृतीयक उपभोक्ता में आता है गिद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ए केंचुआ, बी गिद्ध, सी शुतुरमुर्ग या फिर डी बाज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गिद्ध को। याद रखिएगा प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? ए दीमक, बी मेंढक, सी छिपकली या फिर डी सांप। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीमक। सम्मार्जक उपभोक्ता में की श्रेणी में दीमक सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? ए शैवाल, बी प्लांक्टन, सी कवक या फिर डी मेंढक। राइट आंसर होगा कवक ऑप्शन सी। अपघटक जीवों का उदाहरण है कवक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है?
ए उत्पादक, बी अपघटक, सी प्राथमिक उपभोक्ता या फिर डी द्वितीयक उपभोक्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपघटक। बैक्टीरिया अपघटक की श्रेणी में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव भार में कौन सम्मिलित है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता या फिर सी अपघटक या फिर डी समस्त जीव। तो जैव भार में समस्त जीव सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ए भूताप, बी सूर्य, सी ग्रीन हाउस गैसें या फिर डी चंद्रमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? तो ऑप्शंस हैं ए रूपांतरण, बी निर्माण, सी स्थिरीकरण या फिर डी विनाश। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रूपांतरण। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? ए स्थिरीकरण से, बी प्रदूषण से, सी रूपांतरण से या फिर डी नवीनीकरण से। तो रूपांतरण से होता है। याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास रूपांतरण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? ए यांत्रिक ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी भौतिक ऊर्जा में या फिर डी विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? ए 10%, बी 20%, सी 30% या फिर डी 1%। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 10%। पादपों के शाकाहारी जीवों में 10% ऊर्जा पहुंचती है। याद रखिएगा, पादपों से शाकाहारी जीवों में 10% ऊर्जा पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? ए चतुर्दिशात्मक, बी एक दिशात्मक, सी त्रिदिशात्मक या फिर डी द्विदिशात्मक। राइट आंसर हो जाएगा एक दिशात्मक। याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? ए उच्च स्तर से निम्न स्तर को, बी उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को या फिर सी निम्न स्तर से उच्च स्तर को या फिर डी समान स्तर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा आप सभी दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर को प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? ए एक दिशात्मक, बी लंबवत, सी चक्रीय या फिर डी क्षैतिज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चक्रीय। याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी सौर विकिरण या फिर डी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत। राइट आंसर हो जाएगा सौर विकिरण। याद रखिएगा, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत सौर विकिरण होता है। अगला क्वेश्चन है, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? ए जल का, बी खनिजों का या फिर सी वायु का या फिर ऑप्शन डी ऊर्जा का। राइट आंसर हो जाएगा खनिजों का। अवसादी चक्र में खनिजों का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? ए उत्पादन स्तर, बी खाद्य स्तर, सी पोषण स्तर या फिर डी अवशोषण स्तर। राइट आंसर हो जाएगा पोषण स्तर कहलाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषण स्तर कहलाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? ए प्रारंभ, बी मध्य, सी अंतिम या फिर डी सर्वत्र। याद रखिएगा, प्रारंभ स्थान पर होते हैं। हरे पादप भोजन श्रृंखला के प्रारंभ स्थान पर होते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? ए खाद्य क्रम, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य जाल या फिर डी खाद्य वृक्ष। याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ए जल चक्र से, बी अवसादी चक्र से, सी खाद्य श्रृंखला से या फिर डी जंतु श्रृंखला से। राइट आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला से। याद रखिएगा आप सभी, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला से होता है। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मिलने से क्या बनता है? ऑप्शंस हैं ए खाद्य चक्र, बी खाद्य जाल, सी खाद्य संगम या फिर डी खाद्य वृक्ष। राइट आंसर हो जाएगा खाद्य जाल बनता है। याद रखिएगा, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से खाद्य जाल बनता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? ए अपघटक, बी उत्पादक, या फिर सी प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता। राइट आंसर हो जाएगा अपघटक होते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर अपघटक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी उत्पादक, या फिर सी द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च उपभोक्ता। तो याद रखिएगा सबसे कमजोर कड़ी सर्वोच्च उपभोक्ता होती है खाद्य श्रृंखला की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओरड़ किसे कहते हैं? ए पवित्र पादप को, बी पवित्र जंतु को, सी पवित्र पर्वत को, या फिर ऑप्शन डी पवित्र वन को। तो याद रखिएगा ओरड़ पवित्र वन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ए जीरोफाइट, बी मीजोफाइट, सी हाइड्रोफाइट, या फिर डी हेलोफाइट। राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? ए नगोया प्रोटोकॉल, बी टोक्यो प्रोटोकॉल, सी जेनेवा प्रोटोकॉल, या फिर डी सिंगापुर प्रोटोकॉल। राइट आंसर हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल। याद रखिएगा विश्व जैव विविधता संरक्षण से नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? ए 7, बी 17, सी 25, या फिर डी 33%। याद रखिएगा 17% रखा है। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17% भूमि का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? ए आम, बी शीशम, सी सागौन, या फिर डी चंदन। याद रखिएगा चंदन है। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति चंदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? ए अरण्यक, बी शोला, सी टेगा, या फिर डी सेल्वा। राइट आंसर हो जाएगा शोला। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को शोला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? ए पूर्वी घाट, बी अरावली, सी पश्चिमी हिमालय, डी पश्चिमी घाट। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट पर। याद रखिएगा भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? ए लवणों की वृद्धि द्वारा, बी औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा, सी जलीय जंतुओं के शरीर के नष्ट होने द्वारा, या फिर डी वर्षा द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। जल प्रदूषण औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा उत्पन्न होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, या फिर डी नागालैंड में। याद रखिएगा असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपेंथिस क्या होते हैं? ए प्राथमिक उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक होते हैं नेपेंथिस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ए ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, बी वर्षा की कमी, सी परमाणु हथियार, या फिर डी जनसंख्या वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन, या फिर डी नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? ए CFCs का, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर डी मीथेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? ए जीवाश्म ईंधन दहन, बी प्राणियों का श्वसन, सी ज्वालामुखी क्रिया, या फिर डी दलदली भूमियाँ। राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन दहन। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन दहन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? ए CFCs, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, या फिर डी नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी मीथेन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मीथेन या फिर डी CFC। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? ए नाइलॉन, बी सीमेंट, सी कपड़ा या फिर डी कागज का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइलॉन। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन नाइलॉन उद्योग से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ए मरुस्थलीय मिट्टियाँ, बी शीत कटिबंधीय मिट्टियाँ या फिर सी शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ या फिर डी उष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ। याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत उष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? ए मीथेन का, बी CFCs का, सी कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर डी नाइट्रस ऑक्साइड का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी CFCs का। मात्र रासायनिक क्रिया से CFCs का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? ए कंप्यूटर, बी टेलीविज़न, सी एयर कंडीशनर या फिर डी कूलर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एयर कंडीशनर। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण एयर कंडीशनर हैं, रेफ्रिजरेटर हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? ए विकिरण, बी मरुस्थलीय भवन, सी वनों को नष्ट करना या फिर डी ग्लेशियर्स का निर्माण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वनों को नष्ट करना। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा वनों को नष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी नीदरलैंड या फिर डी नॉर्वे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूखा ड्रॉट को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? ए वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, बी वनों से वर्षा होती है, सी वनों में अनेक जलीय पौधे मिलते हैं या फिर डी वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं। राइट आंसर होगा वनों से वर्षा होती है। सूखा नियंत्रित करने में वन सहायक होते हैं क्योंकि वनों से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घास, कीट पक्षी फिर सर्प। याद रखिएगा जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम घास, फिर कीट पक्षी फिर सर्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? ऑप्शंस हैं ए एजेटोबैक्टर, बी नाइट्रोसोमोनास, सी राइबोजियम या फिर डी स्यूडोमोनास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एजोटोबैक्टर। याद रखिएगा एजेटोबैक्टर मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एस्ट्रोसैट क्या है? ए हाल में खोजा गया एक दूतगामी ग्रह, बी खगोल विज्ञान संबंधी उपग्रह या फिर सी एक क्षुद्र ग्रह या फिर डी मौसम संबंधी अध्ययन हेतु हवाई जहाज। राइट आंसर होगा एक क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रोसैट एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रोराइड है। याद रखिएगा एस्ट्रोसैट एक एस्ट्रोराइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? ए पादप प्लवक, बी मछलियाँ, सी प्राणी प्लवक या फिर डी मेंढक। राइट आंसर होगा मछलियाँ। याद रखिएगा किसी तालाब परितंत्र में मछलियाँ एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? तो राइट आंसर होगा 24.56% में वन लगे हैं। याद रखिएगा भारत में भौगोलिक क्षेत्र के 24.56% भाग में वन लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? ए स्वीडन, बी न्यूजीलैंड, सी फिनलैंड या फिर डी कनाडा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वीडन। याद रखिएगा विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश स्वीडन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी ग्लोब सैटेलाइट लिंक व्हीकल का या फिर सी जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। GSLV शब्द का पूर्ण रूप हो जाएगा GS सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? ए अवरक्त, बी एक्स किरण, सी गामा किरण या फिर डी दृश्य प्रकाश। राइट आंसर होगा अवरक्त। याद रखिएगा, रिमोट कंट्रोल टेलीविज़न का अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है, इंफ्रारेड का। याद रखिएगा, इंफ्रारेड का प्रयोग करता है रिमोट कंट्रोल टेलीविज़न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? ए जल संरक्षण, बी ग्रीन इंडिया प्लान, सी सतत विकास या फिर डी सौर ऊर्जा उत्पादन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा उत्पादन। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में सौर ऊर्जा उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी निमग्न पादप, फिर प्लावी पादप, फिर रीढ़, फिर शाक, फिर झाड़ी, फिर वृक्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पारितंत्र में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। याद रखिएगा, एक पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकोसिस्टम से आजीवित घटक में क्या होता है? ए ऊर्जा प्रवाह, बी पदार्थों का चक्रण, सी उपभोक्ता या फिर डी ऊर्जा प्रवाह और पदार्थ का चक्रण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पदार्थों का चक्रण। इकोसिस्टम के आजीवित घटक में पदार्थों का चक्रण होता है। अगला क्वेश्चन है। चने के पौधे जिसका साइंटिफिक नेम है साइसर एरिटिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा के पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? ए प्राथमिक उत्पादन, बी सकल उत्पादन, सी द्वितीयक उत्पादन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सकल उत्पादन। चने के पौधे साइसर एरिटिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में सकल उत्पादन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? ए जीवाणु और कवक को, बी केवल सूक्ष्म जीवों को या फिर सी उपर्युक्त दोनों को या फिर डी उपर्युक्त दोनों व बड़े जीव को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों को। याद रखिएगा, इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत जीवाणु और कवक और सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, फिर मछली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम हो जाता है। यह कौन सा नियम है? ऑप्शन से हैं ए ऊर्जा गतिकी के प्रथम नियम, बी ऊर्जा गतिकी के दूसरा नियम, सी उपर्युक्त दोनों या फिर डी उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा गतिकी के दूसरे नियम। याद रखिएगा, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम हो जाता है और यह ऊर्जा गतिकी के दूसरा नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेपेंथिस क्या होते हैं? क्वेश्चन दोबारा आ गया है दोस्तों, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। नेपेंथिस क्या होते हैं? ए प्राथमिक उत्पादक, बी उपभोक्ता या फिर सी प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, नेपेंथिस हमेशा प्राथमिक उत्पादक होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या फिर डी चतुर्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है उसका ट्रॉफिक स्तर प्रथम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी प्राथमिक अपघटक, सी अंतिम अपघटक या फिर डी भोजन पिरामिड का शीर्ष। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भोजन पिरामिड का शीर्ष। याद रखिएगा, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधों को खाता है, तो मोर को भोजन पिरामिड का शीर्ष कहेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पिस्टिया, वॉलवॉक्स, सर्पस, हाइड्रिला, बलूत, लैटाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन का प्रदान करता है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी यूएन मानवाधिकार परिषद, सी यूएन वुमेन या फिर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण विश्व आर्थिक मंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक होता है? ए सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, बी नल्लामला वन, सी नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। याद रखिएगा, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का महत्व अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पर्यावरण अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा, पर्यावरण अधिनियम 1986 द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारितंत्र इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे पारितंत्र कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे पारितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, बी दक्षिण पश्चिम बंगाल, सी दक्षिणी सौराष्ट्र या फिर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? ए जैव डिंबनाशी का उत्पादन, बी जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, सी जंतुओं की जननीय क्लोनिंग या फिर डी रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। याद रखिएगा, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग जंतुओं की जननीय क्लोनिंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्टोम किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? 1 से 2, बी 3 से 4 या फिर सी 9 से 10 या फिर डी 4 से 5। याद रखिएगा, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 4 से 5 कड़ी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? ए त्रिभुज, बी पिरामिड, सी स्तंभ या फिर डी षटकोण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिरामिड। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति पिरामिड होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ए सदैव सीधा, बी सदैव उल्टा, सी कभी सीधा कभी उल्टा या फिर डी अनियमित। तो राइट आंसर होगा सदैव सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता या फिर डी उत्पादक। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। समस्त शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? ए सीधा, बी उल्टा, सी त्रिकोणीय या फिर डी स्तंभ। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? ए वर्षावन, बी महासागर, सी मरुस्थल या फिर डी डेल्टा। राइट आंसर होगा महासागर। जैव भार का उल्टा पिरामिड महासागर पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी?
ए शेर, बी भेड़िया, सी हिरण या फिर डी पादप। तो राइट आंसर होगा पादप में होगी। याद रखिएगा, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं। सर्वाधिक ऊर्जा पादप में होगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा शेर में होगी। याद रखिएगा, शेर में होगी सबसे कम ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? ए शेर, बी मेंढक, सी टिड्डा या फिर डी हिरण। राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण मेंढक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? ए उत्पादक पर, बी प्राथमिक उपभोक्ता पर, सी द्वितीयक उपभोक्ता पर या फिर डी अपघटक पर। तो राइट आंसर होगा अपघटक पर। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला अपघटक पर समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? ए ऋतु चक्र, बी जल चक्र, सी जैव भू रासायनिक चक्र या फिर डी गैसीय चक्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैव भू रासायनिक चक्र। याद रखिएगा, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर जैव भू रासायनिक चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, हमेशा पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शंस हैं ए चट्टानों का, बी मृदाओं का या फिर सी फसल के रोगों का या फिर डी जंतुओं के चलन का। राइट आंसर हो जाएगा मृदाओं का। याद रखिएगा, पीडोलॉजी में सॉइल का अध्ययन होता है, मृदाओं का अध्ययन होता है पीडोलॉजी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक या फिर डी अजैविक। राइट आंसर हो जाएगा अपघटक। विभिन्न प्रकार के कवक अपघटक की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान्य की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? ए आनुवांशिक विविधता, बी जातिगत विविधता, सी भौगोलिक विविधता या फिर डी पारिस्थितिक विविधता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आनुवांशिक विविधता। याद रखिएगा, धान की विभिन्न प्रकार की किस्में आनुवांशिक विविधता का उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? ए टुंड्रा प्रदेश में, बी टैगा प्रदेश में, सी विषुवत रेखीय सदाबहार वन में या फिर डी पतझड़ वन में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विषुवत रेखीय सदाबहार वन में सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए विषुवत रेखीय प्रदेश में, बी शीतोष्ण कटिबंध में, सी उपोष्ण कटिबंध में या फिर डी ध्रुवीय प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुवीय प्रदेश में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? ए अफ्रीका में, बी एशिया में, सी यूरोप में या फिर डी उत्तरी अमेरिका में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अफ्रीका में। याद रखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ए जर्मनी, बी भारत, सी चीन या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश भारत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? ए केवल पौधों के लिए, बी केवल जंतुओं के लिए, सी पौधों तथा जंतुओं दोनों के लिए या फिर डी संपूर्ण परितंत्र के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संपूर्ण परितंत्र की सुरक्षा प्रदान की जाती है नेशनल पार्क में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? ए गामा जैव विविधता, बी बीटा जैव विविधता या फिर सी अल्फा जैव विविधता या फिर डी एक्स जैव विविधता। राइट आंसर होगा अल्फा जैव विविधता स्थानीय जीव विविधता को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? ए कच्छ का रण, बी राजस्थान, सी भारत या फिर डी एशिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत बीटा जैव विविधता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा या फिर डी नैनो। याद रखिएगा, वैश्विक जैव विविधता को गामा कहते हैं।
भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? ए स्थानीय, बी राष्ट्रीय, सी महाद्वीपीय या फिर डी वैश्विक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वैश्विक। भूमध्य रेखीय वन वैश्विक स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ए 25, बी 33, सी 50 या फिर डी 50 से अधिक। याद रखिएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का 50 से अधिक प्रतिशत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? ए 14 लाख, बी 24 लाख, सी 34 लाख या फिर डी 44 लाख। राइट आंसर होगा 14 लाख। याद रखिएगा विश्व में 14 लाख जीव जंतुओं की ज्ञात जातियां हैं लगभग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? ए मल्टी डाइवर्सिटी देश, बी सुपर डाइवर्सिटी देश, सी मेगा डाइवर्सिटी देश या फिर डी मास डाइवर्सिटी देश। राइट आंसर होगा मेगा डाइवर्सिटी देश। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को मेगा डाइवर्सिटी देश की श्रेणी में रखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है? ए 1 लाख, बी 5 लाख, सी 2 लाख या फिर डी 2.5 लाख। याद रखिएगा भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या 1 लाख की है लगभग। याद रखिएगा भारत में जीव जातियां लगभग 1 लाख की संख्या में हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी राजस्थान। याद रखिएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? ए भौगोलिक दशाएं, बी राजनीतिक दशाएं, सी आर्थिक दशाएं या फिर डी वैज्ञानिक दशाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भौगोलिक दशाएं। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी भौगोलिक दशाएं कारक हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? ए शीत स्थल, बी तप्त स्थल, सी हरित स्थल या फिर डी लाल स्थल। याद रखिएगा तप्त स्थल कहते हैं। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को तप्त स्थल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट तट या फिर डी पश्चिमी तट। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप पर स्थित है? याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है सर्वाधिक हॉट स्पॉट। याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका पर स्थित है सर्वाधिक हॉट स्पॉट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? ए स्थल मंडल, बी जीव मंडल, सी जल मंडल या फिर डी वायुमंडल। याद रखिएगा जीव मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल जीव मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? ए रेड डेटा बुक, बी ब्लैक डेटा बुक, सी येलो पेजेस बुक या फिर डी ब्लू डेटा बुक। राइट आंसर हो जाएगा रेड डेटा बुक कहते हैं। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने की पुस्तक को रेड डेटा बुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? ए जल संरक्षण, बी जीव संरक्षण, सी मृदा संरक्षण या फिर डी खाद्यान्न संरक्षण। याद रखिएगा जीव संरक्षण में संलग्न संगठन है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? ए दुर्लभ जाति, बी संकटग्रस्त जाति, सी विलुप्त जाति या फिर डी दैत्य जाति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलुप्त जाति का उदाहरण है डायनासोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? ए आक, बी तुलसी, सी नीम, डी रोहिड़ा। याद रखिएगा रोहिड़ा है भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम किसका स्रोत है? ए अनवीकरणीय, बी पुनर्नवीनीकृत, सी संश्लेषी या फिर डी असुविधाजनक। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम अनवीकरणीय का उदाहरण है, नॉन रिन्यूएबल है पेट्रोलियम। याद रखिएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है पेट्रोलियम। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ए विलुप्त जाति, बी दुर्लभ जाति, सी संकटग्रस्त जाति या फिर डी सुभेद्य जाति। राइट आंसर होगा संकटग्रस्त जाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद रखिएगा संकटग्रस्त जाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? ए टाइगर प्रोजेक्ट, बी एक्वेरियम, सी चिड़ियाघर या फिर डी ग्रीन हाउस। याद रखिएगा स्वस्थानीय संरक्षण टाइगर प्रोजेक्ट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती हैं ओजोन गैसें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीडीटी क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए प्रतिजैविक, बी जैव अपघटनीय, सी गैर जैव अपघटनीय या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा गैर जैविक अपघटनीय। याद रखिएगा डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? ए जैव जीवमंडलीय रिजर्व, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी अभ्यारण्य या फिर डी जंतुआलय। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जंतुआलय। याद रखिएगा बहिर्स्थानीय संरक्षण जंतुआलय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिर क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान, बी जीवमंडल रिजर्व, सी अभ्यारण्य या फिर डी टाइगर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा एक राष्ट्रीय उद्यान है गिर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित किया गया है? ए गंगा, बी महानदी या फिर सी चंबल या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। याद रखिएगा घड़ियाल प्रोजेक्ट चंबल नदी पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्व निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ए अभ्यारण्य, बी राष्ट्रीय पार्क, सी जीवमंडल रिजर्व या फिर डी टाइगर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय पार्क। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क है। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 150 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हों, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।